सेक्शन 43BH का प्रोविजन जो बात करता है पेमेंट ड्यूज टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, हमने कई बार डिस्कस किया है। बट अब जब फाइनली ऑडिट का टाइम आ गया तो बहुत सारी क्वेरीज आती रहती है कि इस सेक्शन को रिपोर्ट आउट कैसे करना है। तो मैं हूं सीए रुचि गुप्ता और आज हम बात करेंगे हाउ टू वर्क आउट पेमेंट्स ड्यू टू एमएससीज एज पर सेक्शन 43BH। पहला सजेशन तो मेरे हर सी को ये है कि अगर आप कोई भी सप्लायर की पेमेंट को अलाउ या डिसअलाउ कर रहे हैं तो आप उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जरूर मेंटेन करें ताकि कोई बाद में क्वेरी आए तो आप प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड कर पाएं। तो आइए समझते हैं कि क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे टू इंश्योर कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन, हमारी वर्किंग्स परफेक्ट हैं। सबसे पहले तो आप सारी जो आपके पेबल्स हैं उनको आप क्लासीफाई कर लो एमएससीज एंड अदर्स में कि कौन से पेमेंट्स तो हमारे एमएससीज को ड्यू है और कौन से अदर्स को ड्यू है। नेक्स्ट आपको देखना है कि कंपनी है या फिर जो एसएससी है वो क्या प्रोसेस फॉलो कर रहा है ये इंश्योर करने के लिए कि सामने वाला जो सप्लायर है वो एमएससी है या नहीं है, चाहे बाय ईमेल कर रहा हो, चाहे व्हाट्सएप कर रहा हो या किसी भी रिटर्न डॉक्यूमेंट के थ्रू कर रहा हो। जिस सप्लायर को आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज नहीं मान रहे हैं उसका डिक्लेरेशन आपको प्रॉपर चेक करना है कि वो एमएससी क्यों नहीं है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको चेक करनी है वो है बैंक स्टेटमेंट। आपको बैंक री को जरूर चेक करना है क्योंकि जो अलाउंस और डिसअलाउंस है वो पेमेंट बेसिस पे। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो एसएससी है उसने कुछ चेक्स इशू कर दिए हो बट वो क्लियर ही ना हो। तो अगर पेमेंट हुआ है तो ही अलाउंस है, नहीं तो नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपका एसएससी कहता है कि मेरे पर्टिकुलर सप्लायर के साथ 45 डेज का टर्म है, क्रेडिट टर्म है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि 45 डेज का होने के लिए रिटर्न अग्रीमेंट या रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। तो आपको उस रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन या अग्रीमेंट को भी चेक करना है कि किस बेसिस पे जो क्रेडिट पीरियड है उस सप्लायर के साथ आप 45 डेज मान रहे हैं। कुछ क्वेरीज आती हैं कि जो ड्यूज 31 मार्च को खड़े हैं, कुछ ऐसे भी ड्यूज हैं जिनका पेमेंट की ड्यू डेट बाद में आएगी 31 मार्च की। तो क्या हमको बाद की बैंक स्टेटमेंट भी चेक करनी पड़ेगी इंश्योर करने के लिए पेमेंट टाइमली हुआ है या नहीं है, या उनको तो हम ये मान लेंगे ये तो अलाउड है क्योंकि इनकी तो ड्यू डेट अभी पड़ी हुई है। नहीं, आपको 31 मार्च 24 को जो भी ड्यूज खड़े हैं या जो पेबल्स खड़े हैं उन सब की पेमेंट की एक्चुअल डेट देखनी है बाद तक, और बैंक स्टेटमेंट में इंश्योर करना है कि हाँ वो बाद में अपनी ड्यू डेट तक पे हुए हैं कि नहीं हुए। टिल द टाइम ऑफ ऑडिट इन सब की ड्यू डेट आ चुकी है, पेमेंट भी हो जानी चाहिए थी। अगर पेमेंट हुई है तो आपको अलाउ करनी है और नहीं है तो आपको डिसअलाउ करना है। ना ये तो हमने बात की कि आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं ये इंश्योर करने के लिए कि आपकी जो पेमेंट्स खड़ी हैं वो एमएससीज को खड़ी हैं तो अलाउ होगी या नहीं होगी, ताकि ये इंश्योर हो जाए कि आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया। ना प्रैक्टिकल जब हम बात करें तो बहुत सारे चैलेंजेस हमें आ रहे हैं, जैसे कि आपको ये आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आ सकती है कि जो सप्लायर है वो एमएससी है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका एक सप्लायर है जो कि बहुत ट्रेडिंग भी करता है और मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। उसने जो उद्यम रजिस्ट्रेशन ले रखा है वो एज अ ट्रेडर भी ले रखा है, मैन्युफैक्चर भी रहा है। तो एसएससी कहता है कि नहीं, हमारे जो इससे डील हुई है जिन गुड्स की वो उसमें सिर्फ ट्रेडिंग करता है। तो इन केसेस में आप क्या मानेंगे, क्या आप अपने जो सप्लायर है उसको एमएससी मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो ये एक जजमेंटल अप्रोच आपको इसमें अप्लाई करनी है। आपको क्लाइंट से मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर जरूर लेना है कि क्यों क्लाइंट ये मानता है कि ये एमएसएमई नहीं है, और आपको अकॉर्डिंगली ही अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है। एट टाइम्स नंबर ऑफ क्रेडिटर्स की लिस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ भी हमें दिक्कत आती है कि इतने सारे क्रेडिटर्स को कैसे चेक किया जाए, सारे डिक्लेरेशन कैसे चेक किया जाए। तो इन दैट केस आप सैम्पल बेसिस पे भी चेक कर सकते हैं। बट आपको ये इंश्योर करना है कि कंपनी जो प्रोसेस फॉलो कर रही है या एसएससी जो प्रोसेस फॉलो कर रहा है डिक्लेरेशन लेने का, एमएससी और नॉन एमएससी में जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है उसमें, और फाइनली जो डिसअलाउंस का जो प्रोसेस है वो सही हो। अगर आप जब तक ये ओपिनियन नहीं बना लेते, आपके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन नहीं है या आप सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, तब तक आपको चेकिंग करनी पड़ेगी। गोइंग फॉरवर्ड मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपने एसएससी को बोल सकते हैं कि अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ही उसके मास्टर डेटा में ही अपडेट करवा दें कि सप्लायर्स एमएससी है या नहीं है, सो दैट जो एक्सरसाइज आपने इस बार की वो आपको दोबारा नेक्स्ट ईयर ना करनी पड़े। एटलीस्ट कॉन्टिन्यूइंग सप्लायर्स के केस में ये फॉलो हो सकता है। एंड इनफैक्ट जो नए सप्लायर जितने भी ऑन बोर्ड हो उसमें उसी वक्त जब भी कोई नया सप्लायर आता है वेंडर क्रिएट करते वक्त ही आप सप्लायर से मंगवा सकते हैं एमएससी में रजिस्ट्रेशन, और अकॉर्डिंगली आप डेटा को अपडेट कर सकते हैं, मास्टर डेटा अपडेट करवा सकते हैं, सो दैट कि आपको कॉन्टिन्यूस सेम एक्सरसाइज बार बार ना करनी पड़े और आप एंड ऑफ द ईयर आपके पास बिल्कुल लिस्ट रेडी हो कि कौन से तो हमारे सप्लाई एमएससी है और कौन से नहीं है। एट लास्ट मैं सारे सीज को ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी प्रोसेस आपने फॉलो किया है या आइडेंटिफाई करने के लिए कि एमएसएमई है या नहीं है या एमएससी है या नहीं है स्पेशली, तो उसे डॉक्यूमेंट ज़रूर करें, उसे कमेंट ज़रूर करें अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, चाहे आपने सैम्पल बेसिस में किया हो, चाहे आपने एमआरएल के बेसिस पे डिसाइड किया हो, वॉट एवर प्रोसेस यू हैव फॉलोड, जिसके बेसिस पे आपने जजमेंट लिया है उसे ऑडिट रिपोर्ट में डॉक्यूमेंट ज़रूर कीजिए। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आई हैव सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ क्वेरी। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी या क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर
ज़रूर कीजिए। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।